गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा मेरा नाम मंजीत मलिक है और मैं फिजिक्स टीच करता हूं। तो जैसे कि आप कुछ बच्चे तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कुछ नए बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, अभी तक हमारे पास कई रिक्वेस्ट आई कि सर 11th क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया जाए। 9th 10th और 12th की हमने अपने यूट्यूब चैनल जो कि फिजिक्स बीट क्लासेस बाय मंजीत मलिक पे क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे क्लासेस नहीं लग रही स्कूलों में, तो इसी वजह से हमने स्टेप लिया है। अब बात करते हैं 11th की। तो इतनी लेट क्लास करने का बेटा एक ही रीजन था कि अभी तक सभी बच्चों ने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी स्ट्रीम लें, आर्ट में जाएं, कॉमर्स सही रहेगी या साइंस सही रहेगी। मैं उन सभी बच्चों को 10th में जो भी एग्जाम दे के निकले उनसे एक ही बात बोलूंगा, या कुछ बच्चों के एग्जाम अभी कुछ एक पेंडिंग भी है सीबीएसई बोर्ड के, या कोई सीबीएसई का भी एक दो बचा हुआ होगा, तो एग्जाम अपनी जगह हो जाएंगे बेटा, बट अपनी स्ट्रीम अभी से डिसाइड करो। जो आप लोगों का पार्ट था 10th का कंप्लीट हो चुका, अब आप आगे बढ़े 11th क्लास का स्टार्ट करें और जो भी स्ट्रीम आपको लेनी है जल्दी से सेलेक्ट करें, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंस में आओ, जो भी आपको अच्छा लगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपका ड्रीम हो उसके अकॉर्डिंग चलें। और हाँ, जो बच्चे अब इस स्ट्रीम में आए हैं उनके लिए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास पे फोकस करेंगे। तो बेटा हमारी जो क्लास 10th है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली और आप 11th में पहुंच गए हो। तो यहाँ पे हम फिजिक्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो आपने 9th क्लास में जो फिजिक्स का पोर्शन पढ़ा था, मोशन के लॉज, इस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, प्रेशर वगैरह, यही सारे जो यूनिट हैं वो चैप्टर थे, उनको आगे बढ़ा के उसमें और चीजें ऐड करके 11th में डाल रखा है। तो 9th से ही 11th का मैच होता है और 10th क्लास का और 12th का मैच होता है। तो आप लोग अपनी 9th की बुक किसी के पास ओल्ड हो वहां से हेल्प ले सकते हो, नहीं तो साथ साथ नोट्स बना के पढ़े। अभी कोई आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की, कहीं आपको लगे कि अभी हमें बुक की जरूरत है, इसी तरीके से पढ़ाएंगे। अभी कोई बुक की जरूरत नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। तो एक बार सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा जो 11th क्लास में आप लोगों का सिलेबस होगा वो टोटल 10 यूनिट बनती है। बुक आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो, प्रदीप या उसके अलावा एस चांद पब्लिकेशन की, जो आपको अच्छी लगे। पर प्रदीप भी एक अच्छी बुक है, थ्योरी वाइज कंसेप्ट वाइज, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। तो उसके अंदर 10 यूनिट है बेटा, 10 यूनिट के ओवरऑल 29 चैप्टर्स बनते हैं। तो उसमें से आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उस फर्स्ट यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बेसिकली बेटा अगर हम बात करें फिजिक्स करती क्या है, फिजिक्स हमारा जो नेचर है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसको स्टडी करती है और उसकी मेजरमेंट, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनका लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। तो इस यूनिट में हम वो चीजें पढ़ेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो फिजिक्स और साइंस का एक पार्ट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे साइंस क्या है बेटा। साइंस, अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग में एक चीज बोलूं कि हम कोई भी आसपास के यूनिवर्स में चीजों को पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कंसेप्ट्स की, तो कोई भी हमने सिस्टमेटिक नॉलेज ली और सेकेंडली अगर उस नॉलेज को आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया तो उसको हम साइंस बोल लेंगे। उस नॉलेज को क्या बोल लेंगे? साइंस। तो एनी नॉलेज गेन इन ए सिस्टमेटिक वे। ये नहीं है कि आपने कोई नॉलेज तो ली, पहले आपने उसका फ्यूचर पढ़ा, फिर पास्ट और फिर प्रेजेंट, एक सिस्टमेटिक वे नहीं होगा।
यानी कि आपको चीजें सिस्टम से पढ़नी है, एक रेगुलर वे में रिदम के साथ, तो उसको उस नॉलेज को हम क्या बोल लेंगे, साइंस, सिस्टमेटिक and proved by the experiments, proved by the experiments is called science. अब इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं बेटा। तो मैं ब्रांचेस की बात करूं तो साइंस की मेनली 2 ब्रांचेस है। अगर आप देखो 2 ब्रांचेस क्यों बनाई गई, अगर आसपास के हम यूनिवर्स की जितनी भी चीजें उन पे नजर डाल लें तो आपको 2 तरीके की चीजें मिलेंगी। एक कैटेगरी होगी लिविंग थिंग्स की और एक होगी नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है? तो उसी के भी यहाँ पे 2 ब्रांच बना दी गई। फर्स्ट फिजिकल साइंस, the branch which deals with the, जो किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कैसी थिंग्स आएंगे बेटा फिजिकल में, नॉन लिविंग। जैसे ये बोर्ड है, नॉन लिविंग है, दीवार है हमारे पास, मार्कर है, जितनी भी आपको नॉन लिविंग चीजें दिखती हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। क्लियर है बेटा? एक मिनट के लिए सॉरी बेटा, बीच बीच में मुझे थोड़ा चेक करना पड़ता है कि कई बार वीडियो रुक ना जाए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसी वजह से कहीं बच्चे ये मत सोचना कि मास्टर जी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं, यहीं पे प्रेजेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड बस चेक करना होता है बीच में। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, हम एक चीज बोलते हैं। अब बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांच है। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है बेटा, आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट का नाम सुना होगा। तो एस्ट्रोनॉमी बेसिकली स्पेस साइंस है हमारे पास, जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह, वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर आते हैं। अब आती है एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा ये राशि वगैरह जो बताते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी जो राशिफल से रिलेटेड है। एक्चुअली इसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। हिंदी का ज्ञान होगा जिन बच्चों को, उनको समझ आ जाएगा, बाकी हमें तो थोड़ा थोड़ा है बेटा, तो बता देते हैं। ज्योतिष शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र है, ज्योति का शास्त्र नहीं है। तो ओशियनोलॉजी, जो समुद्र से रिलेटेड साइंस है, कितनी डेप्थ है, क्या क्या चीजें, वो ओशियनोलॉजी के अंदर आ गई। तो एटसेट्रा आर इट्स सब ब्रांच। ये क्या है बेटा, इसकी सब ब्रांच। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा। सेकंड आता हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड क्या आएगा, बायोलॉजिकल साइंस। तो हमने बताया था सेकंड कैटेगरी कौन सी बची थी, लिविंग थिंग्स की, जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। लिविंग, वहां पे पिछले में एक चीज ऐड कर देना, थिंग्स इज कॉल्ड
बायोलॉजिकल साइंस। अब बात करते हैं, बेटा कोई बच्चा ये मत करना कि सर कंजूस है, इसी पे लगे हुए हैं मार्क करने। बेटा टाइम ऐसा चल रहा है कि अभी बाहर जा नहीं सकते और लिमिटेड सिंक का स्टॉक बचा हुआ, अगर वो खत्म हो गया तो आपकी क्लास जाती रहेगी, तो मैं इसी वजह से थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूँ, नहीं तो उसके बाद हम भर भर के मार्कर यूज करेंगे। वैसे मास्टर जी कंजूस नहीं है, पढ़ेंगे टाइम के साथ, फिर 3-3 मार्कर से पढ़ाएंगे कलरफुल। तो अभी पढ़ो। अब बात करते हैं फिजिक्स बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, बॉटनी का नाम सुना होगा। चलो पहले बायोलॉजी सुन रखा, बॉटनी भी नहीं बता देंगे। ये आपने सुना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिंपल। उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी होती है बेटा जो प्लांट्स होते हैं उससे रिलेटेड साइंस, बॉटनी होती है प्लांट साइंस। उसके बाद जूलॉजी, फिर से हम हिंदी का परिचय देंगे। जू आप लोगों ने सुना होता है जहां पे पशु, जू में जाते हो पशु पक्षियों को एक उसके अंदर बाउंड्री के अंदर करके रखा जाता है, एक टाइप से उनको क्लोज करके। जूलॉजी तो ये हो जाता हमारा जीव विज्ञान से आ जाता है, जीव विज्ञान शास्त्र बोल सकते हो। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो हमारी ह्यूमन बॉडी की साइंस है, मानव विज्ञान शास्त्र, वो भी एक कैसी है, लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये सारी चीजें बेटा, एक और आप लोगों ने सीरियल आता था सीआईडी, वहां पे एक डॉक्टर सोलंकी लगे होते थे, तो फोरेंसिक नाम सुना होगा। जितनी फोरेंसिक साइंस है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, तो वहां पे सारी चीजें फोरेंसिक साइंस। तो वहां पे अगर आप सैंपलिंग की बात करो तो इसके अंदर आ जाएगी बेटा। तो ये चीजें इसकी सब ब्रांचेज हैं। तो बेटा आजकल घरों पे रह रहे हैं, कुछ आप भी नया नया कर रहे होगे, मैं भी आजकल घर वालों के साथ पुरानी अपनी जो हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हैं तो रागनी वगैरह सुन लेते हैं। तो मुझे ध्यान आ गया, आप लोगों ने सुना होगा क्या सपना तेरा जिक्र करूं, तो यहाँ पे एक दो लाइन याद आ रही है कि फिजिक्स तेरा जिक्र करूं, दिमाग खराब करते सम्हारा, सिर फुटो मास्टर तेरा सत्यानाश हो घर बारा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मास्टर जी को आप वैसे दोष ना दें, आप लोग भी समझने की कोशिश करें। हर टीचर आपको अच्छा पढ़ाएगा ऐसे नहीं है, सब टीचर मेहनत करते हैं, तो साथ साथ आप भी लगन के साथ लगे रहो। अब आगे वाली अपनी चीज पे आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड हम एक चीज पढ़ते हैं, यानी कि मेथड एक चीज काम को करने का तरीका, और वो साइंटिफिक किस तरीके से हो। तो बेसिक मतलब ये हो गया। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, द वेरियस स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड आर। तो पढ़ते हैं बेटा एक चीज, साइंटिफिक मेथड, कोई भी काम साइंटिफिक तरीके से कैसे किया जाता है, तो उसकी प्रोसेसिंग क्या है, या आप ये बोल सकते हो कोई भी नई रिसर्च होती है, नई डिस्कवरी या कोई नई चीज बनती है, तो उसका तरीका क्या होता है।
वो चीज देखी जाती है। सॉरी, तो उनके स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये होता है बेटा कि एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ऑब्जर्वेशंस लेंगे। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जो भी ऑब्जर्वेशंस आए उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे और उनमें ढूंढेंगे कोई रिलेशन है या नहीं है। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में उनकी रिलेशंस को स्टडी करना है। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। अब आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री में बड़े बड़े मैथमेटिकल डेरिवेशंस और साथ साथ में बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या चीज है। तो थर्ड कंसेप्ट यही है साइंस का कि जो आपने रिलेशन पढ़ी है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। क्लियर है। फोर्थ स्टेप आएगा, फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आल्सो। वो क्या कहता है कि आप लोगों ने जो मॉडल बनाया है उसमें ये चेक करो कि उसने कौन कौन सी बातें बता दी और साथ साथ आप ये भी चेक करो कि कौन कौन सी बात वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर। इसका आप एग्जांपल ले सकते होगे कि पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, पहले ओल्ड आई, उसके बाद नई, फिर मॉडिफाई होती चली गई। वो मॉडिफाई क्यों हुई, क्योंकि जो ओल्ड वाली थी वो कुछ बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, कुछ चीजों को नहीं अरेंज कर पा रही थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें एटम के भी बहुत सारे मॉडल आए, डाल्टन एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की बोर एटॉमिक मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल नए जो आ रहे थे वो पिछले की कमियां थी, या पिछला मॉडल था उसने कुछ बात बताई कुछ नहीं बताई, फिर जो बातें नहीं बताई उन पे काम किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, जो आपने मॉडल बनाया है, जो हमारा फाइनल स्टेप बनेगा, उस मॉडल को आपको टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है। क्लियर है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप समझ आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस कैसे बेटा, थ्रू, मैंने एक वर्ड लिखा है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब आपको एक चीज बता दो बेटा, हमारी क्लास का एक मकसद और ये रहेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो, या हमारी क्लास का छोड़ो, आपको वैसे ही पढ़ने का तरीका बताता हूं। अब जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो आपको हर एक सिंगल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप मीनिंग नहीं जानते तो आप रट्टाफिकेशन करोगे और उससे रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। चीजें समझो बेटा, मार्क्स मैटर नहीं करते। तो क्या है कि हर एक मतलब है, हर एक वर्ड आया है, क्यों आया है, क्या उसका लॉजिक, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का मुश्किल नहीं लगेगा। और इसी कंसेप्ट पे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपको एक वर्ड आता है, कोई इसका मीनिंग क्या निकल के आता है वो क्लियर किया जाए। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। तो आगे हम करते हैं। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब आपको ऑब्जर्वेशंस तो लेनी है, बट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वो एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। अगर कंट्रोल वे में नहीं है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट या लॉस भी हो सकता है। तो इसी वजह को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसा परफॉर्म करना है, कंट्रोल। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या था, स्टडी दीज observations and find the logical relation between them। थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप होगा हमारा मैथमेटिकल। सॉरी बेटा, थोड़ी सी आपको ये चीज तो झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पेलिंग क्या इंग्लिश में थोड़ा सा तंग है, इतना भी नहीं है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसका मतलब क्या है वो बता देते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होगी
कि जो रिलेशन आई है राइटिंग दिस लॉजिकल रिलेशन इनटू मैथमेटिकल, पूरा लिख लेना ये फॉर्म, या लिखें, चलो लिख देते हैं, कुछ बच्चों को डाउट होगा फिर सर ये क्या लिख दिया आपने, मैथमेटिकल। उसके बाद फोर्थ स्टेप, आपको उन चीजों को भी देखना, लुकिंग फॉर द फैक्ट्स फॉर द रिजल्ट्स which are not explained by this model, which are not explained by this model। एंड फिफ्थ स्टेप आप लोगों के लिए जो निकल के आएगा वो क्या रहेगा, फिफ्थ स्टेप में मैं बात करता हूं। फिफ्थ स्टेप था हमारा जो मॉडल बना है उसका वेरिफिकेशन करना। मैंने यहाँ भी एक वर्ड के लिए गैप छोड़ दिया, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। अब आपने जो मॉडल बनाया, अब आप मान लिया उसकी टेस्टिंग करते हो, अगर वो सही है, करेक्ट है, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड, यस और नो। बट अगर उस मॉडल में कुछ कमी है, वो सारी चीजों को जब आपने उसको की टेस्टिंग की अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, तो वो सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्सिफिकेशन भी इसका एक स्टेप होता है। तो ये कॉमन स्टेप ये होता है, अगर सही है तो वेरीफाइड, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्सिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप है मेटा साइंटिफिक मेथड के। इस तरीके से किसी भी चीज की डिस्कवरी होती है, कोई नई थ्योरी बनती है, क्लियर है। अब अगर फॉल्सिफिकेशन हो जाता तो फिर से क्या किया जाता है, नया मॉडल, नए तरीके, दोबारा से ऑब्जर्वेशन को स्टडी करके फिर से उसकी टेस्टिंग होगी। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं जब तक हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। क्लियर बेटा। तो ये पढ़ा हमने साइंटिफिक मेथड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप ना करें। एक चीज और आप लोगों को मेंशन कर देता हूं, 2 मिनट लूंगा बेटा। पहली बात तो ये, कुछ बच्चों को ये लगता है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, फिजिक्स मुश्किल नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं हमारा पढ़ने का तरीका गलत रहा है, या हम उस डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़े। फिजिक्स में एक खास बात है कि अगर आप फिजिक्स में एक एक वर्ड, एक एक बात ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर डेफिनेटली फिजिक्स मुश्किल है। पर अगर आप फिजिक्स के पढ़ते टाइम एक एक बात पढ़ रहे हो, ध्यान से डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स हर बच्चे के लिए आसान है। गारंटी देते हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा ही सीखोगे। दूसरी बात आती है डिटेल्ड की। मैं यहाँ पे अपनी क्लास कोशिश रखूंगा, मेरा अब तक भी पढ़ने का तरीका ये रहा है, मार्क्स के पीछे कभी नहीं भागा बेटा। मास्टर्स की है, बीएससी की है, सीटेट एस्टेट, कभी मार्क्स के पीछे नहीं भागा, ना अब तक भाग रहा हूं, ना आगे भागूंगा। जस्ट एक ही एम को लेके काम कर रहे हैं। मैं अपनी कॉलेज लाइफ की बात करूं कि और फ्रेंड्स पढ़ते रहते थे, रट्टा लगाते रहते थे, कई बार पढ़ते थे। मैं सिंपल एक काम करता था, एक बार जो कंसेप्ट नोट्स दे रखे हैं, जो भी कॉपी है, उसको थ्रू आउट एक एक स्टेप मैंने पढ़ लिया, कभी भी याद नहीं किया, बस सामने कॉपी रखी, हर स्टेप को समझता चला गया, क्लियर। एग्जाम से पहले पढ़ दिया। अब 2 बार पढ़ने में आप भी उम्मीद करते हो कितना याद रहेगा, 100% नहीं, पर हाँ एक बच्चा 95% स्कोर किए बैठा रट्टा लगा के, पर मैं 98 की समझ रखता हूँ जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा। हालांकि 70% गेन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मार्क्स के पीछे भागना, ना ही बच्चों को प्रेफर करता है कि मार्क्स के पीछे भागना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो क्लासेज होंगी थोड़ा सा डिटेल में चलेंगी, जितनी बातें मुझे आती हैं उतनी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके डाउट रहते हैं तो कोशिश की करूंगा कि हर डाउट को आप लोगों तक सोल्व करके पहुंचाऊं, यही मेरी वो रहेगी, यही एम रहेगी, क्लियर है। दूसरी चीज,
कुछ बच्चों के साथ जो मेन डाउट रहता है वो है न्यूमेरिकल पार्ट। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट भी टफ हो ही नहीं सकता, बस हम लोगों ने ही उसको मुश्किल बना रखा है। मुश्किल कैसे बना रखा? फिजिक्स के न्यूमेरिकल की शक्ल देख के नहीं और दिमाग खराब। वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है बेटा फिजिक्स का न्यूमेरिकल। अब आप एक चीज सोचो, टीचर से आपके बड़े बूढ़े का पूछते होंगे, पहली आप लोगों ने सुनी होगी कि 2 लाइन है उसका मतलब बताओ। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जंगल में मैं रहता हूँ, कुछ ऐसा ही था, जंगल में खाता हूँ, कुछ जाले में कुछ इस टाइप से था, तो मकड़ी का एग्जाम मुझे पूरी ध्यान नहीं है, मैं शायद पहले मुझे भी नहीं आती, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, पर एक चीज क्या फाइंड आउट करने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी न्यूमेरिकल देखते हो तो आप उनकी चीजों को जो दे रखा है उसी का मीनिंग लिखा करो और फिर सोचो इनके बीच की रिलेशन क्या है। वो एक कोड ही तो है बेटा, आपको एक क्वेश्चन में कोड दे रखा है, उस कोड को ही सोल्व करके न्यूमेरिकल करना है, कुछ है ही नहीं। आप लोगों के साथ जब आके न्यूमेरिकल आएंगे, अभी तो नहीं, 2-3 चैप्टर तक तो नहीं आएंगे, तो वो सारे न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे, आप लोग देखो किस तरीके से आसानी से सोल्व होंगे, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप कवर कर पाओगे। तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे का पार्ट कंटिन्यू करता हूँ मैं, धीरे धीरे और बातें शेयर करते जाएंगे, कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम। बट प्रॉब्लम एक है बेटा, यहाँ पे मैं ही कह पाऊंगा, आप लोग नहीं, क्योंकि वन साइडेड है। तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बट वो सभ्य हो, नहीं तो मुझे कोई ऐसा ना हो बच्चा कोई आवारा टाइप का लगे, तो मुझे आवारा स्टूडेंट्स भी पसंद नहीं है, तो ब्लॉक करना पड़े। तो प्लीज अच्छा लगे तो अच्छी चीजें शेयर करो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ो, बात खत्म। अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, मुझे पता नहीं इस नाम के साथ एक अजीब सी अट्रैक्शन, फिजिक्स सुनते ही मन से निकलता हुआ। तो फिजिक्स की बात करते हैं, क्या है फिजिक्स? आसपास का ही नेचर है फिजिक्स, उस नेचर की स्टडी है फिजिक्स, उस नेचुरल फिनोमिना जो हो रहे हैं उनको बोलते हैं फिजिक्स, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? फिजिक्स। तो डेफिनेशन देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the nature। अपने आप में एक ब्यूटीफुल वर्ड है, तो सोच सकते हो फिजिक्स कितनी ब्यूटीफुल होगी। क्यों पका रहे हो? अरे पको, मौसम चल रहा है अच्छा, पकोड़े तले जाएंगे फिर। नेचुरल फिनोमिना, क्लियर है? आप लोगों के अंदर से एक अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी जितना आप अपने आप को तपाओगे। ये हो गई डेफिनेशन। अब मैं इसकी बात करता हूँ ब्रांचेस। आप जैसे जैसे आगे जाओगे बड़ी क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा बड़े खतरनाक खतरनाक नाम, मैकेनिक्स, ये तो सुना होगा, मैकेनिक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर हम मोशन के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में ये चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद आती है बेटा, आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, तो उसकी एक पूरी फिजिक्स बन जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, कुछ टीचर्स ये वाले चैप्टर आपके गायब करवा देते हैं या चलेंगे इन द ब्रीफ। मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, क्योंकि कम से कम आपका माइंड में एक आइडिया होना चाहिए, एक पिक्चर होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं। कोई पूछ ले तो क्या होगा आपको। अब मान लिया आप रामायण में तो देखता हूँ, ये दोबारा से जिंदगी मिल गई, रामायण महाभारत, उसके कम से कम पात्र तो पता होने चाहिए, कौन क्या था, उसने किसने क्या किया क्या नहीं, ये तो बाद की बात है, कम से कम पता तो होना चाहिए।
अब हर कोई आपसे राम तो पूछेगा नहीं राम कौन था, तो राम तो ये था। अब बात आ गई दशरथ के कितने पुत्र थे। उसके बाद विभीषण, और विभीषण का भी आप लोगों को पता होगा। रावण के कितने पुत्र थे, इंद्रजीत को छोड़ के, छोड़ते रहो। तो ये वही है। इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए रावण है, हमारे लिए तो ये राम का काम करेगा। राम के पुत्र लव कुछ ऐसे ही। चलो ये मजाक की बातें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात पे आते हैं। आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था, तो लाइट के बारे में हम जिस फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं वो है ऑप्टिक्स। उसके बाद आप लोगों ने एटम का नाम सुना होगा, फिजिक्स वालों ने पूरी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बना दी। लो पंगे फिजिक्स से, हर हर गंगे। फिजिक्स से लोगे पंगे तो हो जाओगे गंगे, नंगे, कंगाल। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। सोच सोच के थक जाओगे, सोच सोच के थक जाओगे। चलो सोचने में मजबूर कर देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जाना है। बायोलॉजी बोलती है कि जो हमारी बॉडी है दैट इज 70% व्हाट अप्रोक्स। ज्यादा आप लोगों को नॉलेज होगी। केमिस्ट्री ने बोला कि यू आर 7%, सॉरी बायोलॉजी ने बोला 7%, या यहाँ केमिस्ट्री ले लेते हैं, एक ऑर्डर बन जाएगा 70% वाटर। बायोलॉजी ने बोला मिस्टर यू आर 7% ब्लड। एंड फिजिक्स महाराज सेज वेरी सरप्राइजिंग कि क्या है तुम, कुछ नहीं है। यू आर 99.99% एंड खाली डिब्बा। हम क्या है, एक खाली डिब्बा। आप कहो सर कैसे, और हम कहें बेटा ये बिल्कुल सच्चा है। क्या ये बिल्कुल सच्चा है? तो देखो कैसे बनेगी बात। वही आप लोगों से ये आंसर पूछो और आप लोग ही जवाब देंगे। आपने नहीं तो आपके बड़ों ने पढ़ा होगा कि ये है हमारा एटम बॉम्ब। क्या है? एटम बॉम्ब। ये है न्यूक्लियस बॉम्ब। और आप लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये अंदर से 99.9% खाली हुआ था। कैसा था? खाली। तो अब मैं बात करूं, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? मैटर से। मैटर से मेरे को एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला ध्यान आ गया। एक बारी 3 समझदार साइंस के बच्चे थे, वेरी इंटेलिजेंट, और नए नए जमाने में 10th क्लास पास की और बाइक लेके निकल गए रोड पे। तो पुलिस वाले ने आगे रुकवा लिया, भाई बोलो कि व्हाट इज द मैटर। तो वो ठहरे साइंस के बच्चे। तो क्या बात होती है, बड़ा ही मजे की बात हुई। तो उन्होंने बोला कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। तो वहां पे उनको गलती से मेरे जैसा जो पुलिस वाला एक एमएससी फिजिक्स था, मैंने किसी चीज में ज्वाइन नहीं किया बट बहुत लोग कर लेते हैं, वो उसको अच्छी खासी नॉलेज। तो बोला बेटा रुको, लुक एट दिस। बाइक पे बैठे हुए थे तो बोले क्या सर, कि
please look at this. This is two-seater and you have made it three-seater. Then by the concept of density, this is not matter, this is dense matter. Clear? And now I am giving you चालान लेटर, और टाइम से भर देना बेटा, नहीं तो हो जाएगा कोर्ट मैटर। तो मैटर का इतना बड़ा किस्सा बन जाता है, तो मैटर को छोड़ के वापस आते हैं। अब मैटर की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स इस तरीके से कंबाइंड होते हैं। क्लियर है? यस और नो? क्लियर होगा या नहीं होगा? अब मैं बात करता हूं इसका मतलब क्या है 99.99 का, कि इतने में से, क्लियर, इतना पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, मैं छोटा ही दिखा देता हूं कि हर 100 पार्ट में से 99.99 पार्ट क्या होंगे, इतना हिस्सा। अगर यहाँ पे 100 यूनिट स्पेस है तो इतना स्पेस खाली, उतना भरा हुआ। क्लियर है? इसी तरीके से अगर क्या फर्क पड़ता है, आप बात कर लो 200 यूनिट आपने स्पेस ले लिया तो उसमें से भरा कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम करो, कुछ मिस्टेक नहीं हो गया शायद, इसको काटोगे तो ये अब भी उतना ही चला आया। तो मतलब क्या है कि एक एटम में जितने परसेंट खाली स्पेस है तो ओवरऑल परसेंटेज तो ये होती है ना बेटा, इतने पार्ट पे इतना। चाहे आप उस पार्ट को 10 गुना कर लो तो ऊपर वाला पोर्शन भी 10 गुना हो जाएगा, रेशियो तो उनका सेम ही रहेगा। तो अब आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, इतनी ज्यादा खाली। बट हम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों दिखते हैं? क्योंकि इसके अंदर खाली होना एक अलग चीज है, और इसके अंदर जो बहुत सारे लाखों करोड़ों कई करोड़ों एटम होंगे, तो इस वजह से हमारी बॉडी इतनी है। क्लियर है? तो आज डिस्कशन काफी हो गया है, बाकी ऐसे ऐसे सरप्राइजिंग कंसेप्ट कई हैं, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ा, बस फिजिक्स की डेफिनेशन और स्टार्टअप दिया है। अभी फिजिक्स की गाथा स्टार्ट होगी, डेली पढ़ेंगे, डेली सीखेंगे, डेली मेहनत करेंगे, तो फिजिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट होगा ही नहीं। इसी उम्मीद के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा, आप भी करो, और एट द लास्ट बी हैप्पी, बी सेफ, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।